जय हिंद विद्यार्थियों। अर्थव्यवस्था के 5वें लेक्चर में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, अर्थात आर्थिक योगदान की दृष्टि से। जैसा कि हमने पढ़ा कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी है। तो ये जो अंतिम मूल्य आता है जीडीपी का, ये कहाँ से आता है? ये जहां से भी आता है कुल मिला के उसे 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं। पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तीसरा सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आइए हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल ऑकरिंग है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन प्राकृतिक तरीके से होता है। प्रकृति जो चीजें देती है हमें, जो वस्तुएं उपलब्ध कराती है, वो सारी वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक्स बोले हम इनको, तो ये हो गया। इसके बाद वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, मत्स्यायन यानी फिशिंग, खनन यानी माइनिंग और उत्खनन यानी क्वेरिंग, ये सभी क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर से हैं। आप देखेंगे इनमें से कोई भी उत्पादन ऐसा नहीं है जो व्यक्ति अपने तरफ से किसी फैक्ट्री में बनाता हो। हर उत्पादन नेचुरली होता है, नेचर द्वारा ही ये उत्पादित किया जाता है, बस मानव इसको उगाने में सहयोग करता है। मानव द्वारा ही उगाई गई चीजें हैं, लेकिन ये सब नेचर द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर अर्थात उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, इन दोनों में विद्यार्थियों फर्क होता है। विनिर्माण अर्थात इंडस्ट्री में मशीन द्वारा उत्पादित मटेरियल, मशीन द्वारा बनाया गया मटेरियल, जो हम जिसे नया रूप देते हैं एक प्रकार से। देखिए, एग्रीकल्चर में अगर हमने गेहूं बोया है तो गेहूं ही मिलेगा हमको, उसमें कोई दूसरा रूप नहीं मिलने वाला, वो नेचर द्वारा प्रदत्त है। लेकिन फैक्ट्री में हम गेहूं से बिस्किट बना लेते हैं, एक नई चीज उत्पन्न कर लेते हैं। आप दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हो, मैक्सिमम चीजें इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई हैं या मशीनरी द्वारा बनाई गई हैं। तो मशीनरी द्वारा बनाई गई चीजों को हम विनिर्मित वस्तुएं कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। तो विनिर्माण में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका हम इंडस्ट्री में उत्पादन करते हैं। अगला है निर्माण। निर्माण के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं से एक नया बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर देना, उसको निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये कंस्ट्रक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट और लोहे का प्रयोग करके हम बड़े बड़े भवन, इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बांध और पुल बनाते हैं, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है। रोड का कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं विद्यार्थियों, वो विनिर्माण क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद फिर कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं, जिनका घर में हम उपयोग करते हैं और जिनके बदले में हम बिल पे करते हैं। वो सारी सेवाएं, उनको हम कहते हैं उपयोगी सेवाएं। उपयोगी सेवाओं में बिजली, गैस, जलापूर्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये तीनों चीजें, और तीनों के साथ साथ लिखा है अन्य उपयोगी सेवाएं। जैसे कचरा गाड़ी आपके घर से कचरा उठाने आती है, नगर निगम को आप इसका पे करते हैं। अगर सीवर लाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नगर निगम आती है, वो दुरुस्त करती है, उसका आप पे करते हैं। घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, आप उसका पेमेंट करते हो। घर में आप डीटीएच कनेक्शन लेते हो, उसका पेमेंट करते हो, डिश टीवी का। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइटम हैं, जो सेवाएं हैं, जिनका घर में प्रयोग होता है और उनका आप बिल पे करते हो, वो सभी यूटिलिटी सर्विसेज कहलाती हैं। तो ये यूटिलिटी सर्विसेज ही इसके अंतर्गत आती हैं विद्यार्थियों। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ एक दुविधा वाला प्रश्न ये है कि जब सेवा क्षेत्र ये है तीसरा वाला, तो फिर इन सेवाओं को इसमें क्यों रखा गया? विद्यार्थियों, पहले ये सेवाएं द्वितीय क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से इन सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया, तब से इन्हें सेकेंडरी सेक्टर में शामिल कर दिया गया है। इसलिए इनका भी योगदान है जीडीपी में। तो अब ये इंडस्ट्री में काउंट होंगी।
रही बात सर्विस सेक्टर की कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो आपके सामने इतनी सारी सेवाएं सर्विस सेक्टर में आती हैं। इसमें बीमा, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन और प्रसारण को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं प्रसारण को? ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, रियल एस्टेट और ट्रेड, इतनी सारी चीजें ये सब सेवा के अंतर्गत आती हैं। आप कहीं भी कुछ भी सेवा लेते हो, बदले में पेमेंट करते हो। तो सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। ज्यादातर मदों को, ज्यादातर डायमेंशंस अगर किसी सेक्टर के अंतर्गत हैं तो वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही हैं। इसीलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा बना कर देता है। अब पैसा बनता कैसे है विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझिएगा। अब वो एग्जाम्पल कैसे, पहले आप ये जान लें कि इन तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान कितना है। तो सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में जितने ये क्षेत्र हैं सब मिलकर जीडीपी का 20% देते हैं। केवल 20% जीडीपी में योगदान है प्राइमरी सेक्टर का, जीडीपी में योगदान 20%। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान 25%। विद्यार्थियों ये अप्रोक्स है, ये आंकड़े हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल जो नए आंकड़े आए हैं उनके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूं। ये एग्जैक्ट नहीं है, जैसा मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर का जो आंकड़ा है वो 19 पॉइंट कुछ है, तो मैंने उसको लगभग 20% कर दिया याददाश्त की दृष्टि से। इसी प्रकार सेकेंडरी सेक्टर 25% और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 55%। अब ये सेक्टर रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में कितना योगदान देता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र 43% लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, डायरेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट को भी मिला लिया जाए तो 58% लोगों को एग्रीकल्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज करता है। यानी भारत में रोजगार के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर, रोजगार में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान उतना ही है जितना कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी 25%। जितने हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका 25% सेकेंडरी सेक्टर में है। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में लगभग 32% योगदान देता है। इसका मतलब विद्यार्थियों, ये पूरी पिक्चर देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो उत्पादन कम करता है लेकिन रोजगार ज्यादा देता है। टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है जो उत्पादन ज्यादा करता है, यानी इसके द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती हैं उनका मूल्य ज्यादा है लेकिन रोजगार कम है। इसमें रोजगार कम है लेकिन, या दूसरे शब्दों में कहें, सेवा क्षेत्र में संबद्ध लोगों को जो रोजगार मिलता है वो केवल 32% लोगों को रोजगार देता है, जबकि उत्पादन करके देता है 55%। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, दुनिया में महंगी अगर कोई चीज है तो वो टर्सरी सेक्टर की चीज है। प्राइमरी सेक्टर सबसे सस्ता है वस्तुओं के मामले में, लेकिन याद रहे विद्यार्थियों, इसके बिना ना ये चल सकता ना ये चल सकता। ये दोनों ही क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र पर निर्भर हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देता है, उस रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री चलती है आपकी। जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, खनन उत्खनन, इनसे कच्चा लोहा मिलता है आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स यानी अयस्क मिलते हैं, तब उनसे जाके मेटल तैयार होते हैं और उन मेटल से फिर इंडस्ट्री रन करती है। कुल मिला के सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरह से प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी है इसकी। अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। ये प्राथमिक सेक्टर से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की कीमत बाजार में कम होती है, वो कच्चे माल के तौर पर यूज की जाती है। उसी का प्रयोग करके फैक्ट्री में एक नया उत्पाद बना दिया जाता है, उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आगे चलकर जो सेवाएं होती हैं इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है, तब जाके कोई एक वस्तु पूरी तरह से तैयार होती है। इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा देता हूं विद्यार्थियों, कि अगर किसान ने अपने खेत में, सपोज किसान ने अपने खेत में कॉटन तैयार किया और कॉटन को तैयार करने में उसको 200 रुपए के हिसाब से उसने वो कॉटन बेच दिया। 200 रुपए का कॉटन जो किसान ने बेचा तो वो प्राइमरी सेक्टर की इनकम 200 रुपए हो गई। उसके बाद उसने उसे इंडस्ट्री को बेच दिया, तो जो उद्योगपति ने उससे कॉटन लिया, उसने धागा बनाया और धागा बना के उसने कपड़ा बना दिया। तो ये काम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हुआ।
तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जब ये काम हुआ तो उसी 200 रुपए के कॉटन की कीमत बढ़कर 450 रुपए हो गई। जैसा मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से जीडीपी में योगदान है। तो अगर 200 रुपए जीडीपी में योगदान है तो 200 रुपए मिल गया, 20% है ना योगदान। मान लीजिए आपके बाद में वही शर्ट 1000 रुपए की बिकती है बाजार में, एंड यूजर के पास 1000 रुपए की जाती है, तो उसमें 200 रुपए प्राइमरी सेक्टर से आ जाते हैं, 250 रुपए सेकेंडरी सेक्टर से आ जाते हैं। यानी कपड़ा बन के तैयार होता है तो 250 रुपए में उसकी कीमत तय होती है, और जब शर्ट बन के तैयार होती है तो उसकी कीमत 1000 रुपए हो जाती है। तो देखिए 450 से लेकर 250 रुपए सेकेंडरी सेक्टर को, 200 रुपए प्राइमरी सेक्टर को मिले, कुल मिला के 450 रुपए मिल गए। अब 550 रुपए मिल रहे हैं टर्सरी सेक्टर को। तो टर्सरी सेक्टर तक यानी शर्ट बनने तक, एंड यूजर के पास आने तक, अब तो वो अगले किसी स्टेप में जाने से रही। हाँ, यदि उसको भी कोई खरीद कर ज्यों की त्यों बेच दे कुछ 150 रुपए में, और सर्विस सेक्टर का पैसा जुड़ जाएगा। इस तरह से जितने चैनल से होकर गुजरेगी बनी हुई शर्ट, सर्विस सेक्टर का पैसा उतना जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि ये व्यापार के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति खरीदता है, उसी चीज को दूसरे को बेच देता है, तो उसने क्या किया, सेवा दी, इसलिए वो व्यापार किया उसने। तो व्यापार सेवा सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। यानी जो शर्ट बन के तैयार हुई तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया, सेवा देने वालों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। वो टेलर जिसने स्टिचिंग की होगी, जिसने शर्ट को बनाया होगा, उसने कुछ पैसे लिए होंगे, कुछ पैसा कंपनी लेगी जो बना रही है, टेलर को रखकर अपने यहाँ बना रही है, कुछ मुनाफा उसका भी होगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी भी तो एक प्रकार से व्यापार ही कर रही है, तो उसका पैसा हो गया। इस पूरे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसने योगदान दिया, परिवहन ने, ट्रांसपोर्टेशन ने, तो वो भी सेवा के अंतर्गत आ गया। कुल मिला के कोई भी वस्तु जब बनती है, तैयार होती है और बाजार में बिकती है, तो किन किन क्षेत्रों का योगदान होता है विद्यार्थियों, ये सारे क्षेत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का बीमा करवाता है। हर कंपनी का बीमा होता है, कभी मान लो आग लग गई तो सारा सामान स्वाहा हो जाएगा, तो पहले ही बीमा करवा लेता है। तो ये कुछ पैसा चला गया किसको, टर्सरी सेक्टर को। बैंकिंग के द्वारा लोन लिया जाता है, लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, सर्विस सेक्टर को चला गया। इसके साथ ही परिवहन का काम किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो ये काम भी किसने किया, सेवा सेक्टर ने किया। अब जब सामान रास्ते में जा रहा है तो विद्यार्थियों उस सामान को की सुरक्षा भी तो तय होगी। सुरक्षा कौन करेगा, सुरक्षा या तो लोक प्रशासन के माध्यम से होगा या प्रतिरक्षा। अगर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जा रहा है तो वहां बॉर्डर पर प्रतिरक्षा है, और अगर लोक प्रशासन की बात करें तो देश के अंदर प्रतिरक्षा काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, विभिन्न प्रकार के संरक्षण करने वाली एजेंसी काम कर रही हैं। अब यहाँ से जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो आपस में दोनों की चर्चाएं भी होती हैं। दो पार्टियां एक दूसरे के पास आकर बात नहीं करती, ज्यादातर संचार का प्रयोग करती हैं, तो व्यापार कर रही हैं। रियल एस्टेट बिजनेस है तो क्या कर रहा है रियल एस्टेट बिजनेस, मकान बना के तैयार किया, जब मकान बना के तैयार किया तो निर्माण हो गया, उसके बाद उस मकान से जितनी आय होती है वो रियल एस्टेट की इनकम कहलाती है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जुड़ती हैं, तो ये सारी सेवा सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ये सारा का सारा माल, ये जो इंडस्ट्री सेक्टर आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में है। अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो विद्यार्थियों आप पाएंगे कि विनिर्माण, ये जो 25% है सेकेंडरी सेक्टर का, इसका 14% भाग विनिर्माण से आता है और 9% भाग निर्माण से आता है। शेष जो 2% बच गया वो यूटिलिटी सर्विसेज से आता है। इस प्रकार ये पूरा 25% इंगेज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर के भी डिफरेंट भाग हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो कृषि और पशुपालन का है। लगभग 13% योगदान इन्हीं दोनों का है, कृषि और पशुपालन का। कृषि में खाद्यान्न उत्पादन है। विद्यार्थियों हम जानते हैं हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन सालाना है। उस 330 मिलियन टन खाद्यान्न को अगर हम बेचें तो जितनी आय होगी उससे वो कृषि की आय हो गई। इसी प्रकार पशुओं को पालने से हमें 3 प्रकार की आय होती है। उनसे हमें दूध और दूध के अलावा मांस और चमड़ा भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से जानवरों से होने वाली कुल आय में बहुत बड़ा योगदान है विद्यार्थियों जीडीपी का। उसमें भी बहुत ज्यादा जीडीपी शामिल होती है, जीडीपी में योगदान उसका होता है। तो अगर हम दूध की ही बात करें तो भारत में लगभग 220 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। अमेरिका सेकंड नंबर पे 115 मिलियन टन के साथ हमसे बहुत पीछे है, लगभग आधा उत्पादन है उसका। भारत में मैक्सिमम उत्पादन का कारण है भैंसों की संख्या अधिक होना। पूरे विश्व में जितनी भैंसें हैं उसका 50% अकेले हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान में दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा है। भैंसों की इसका संरक्षण रखरखाव
ज्यादा कठिन होता है गायों की तुलना में। भैंसों को रोग भी ज्यादा लगते हैं, भैंसों के मरने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं, गाय आसानी से नहीं मरती। इसीलिए गायों को पालना लोगों को आसान लगता है। गायों को पालने से ज्यादा गंदगी भी नहीं होती, भैंसें गंदगी ज्यादा करती हैं। लेकिन दूध में क्वालिटी अगर आप देखें, फैट वाइज क्वालिटी तो भैंस की ज्यादा होती है, और उसी क्वालिटी के साथ डेयरी उत्पाद बनते हैं और बाजार में बहुत सारा पैसा उससे प्राप्त होता है। इसलिए भारत का प्राइमरी सेक्टर अच्छा खासा संपन्न है। यहाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि ये तीनों सेक्टर में किस किस तरह से लोग एंगेज हैं, किसका जीडीपी में कितना योगदान है, और एम्प्लॉयमेंट में भी किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूं विद्यार्थी, वो ये है कि ये जो आप टर्सरी सेक्टर देख रहे हैं, इसी में दो सेवाएं, इसी को और दो पार्ट में बांटा जाता है। उन पार्ट को कहते हैं क्वाटरनरी और क्वाइनरी। क्वाटरनरी यानी चतुर्थक सेक्टर, और अगला आता है क्वाइनरी यानी पंचक सेक्टर। ये चतुर्थक है और ये पंचक है। विद्यार्थियों, ये पूरा एक है, टर्सरी सेक्टर है। अब इसी में से निकालना है चतुर्थक और पंचक। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, याद रखना। चतुर्थक सेक्टर में वो सारे चीजें आती हैं, जैसे लोक प्रशासन, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जो काम कर रहे हैं निम्न स्तर पर, ये सारे के सारे विशेष रूप से इनमें से वो जो विशेषज्ञता प्राप्त हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनके पास स्पेशल कौशल है, जिनके पास स्पेशल स्किल है, तो और साथ में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो रिसर्च, ये जो आपका कह सकते हो आप, R&D जो काम करते हैं, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम करते हैं, तो ऐसे सभी विशेषज्ञों की जो सेवाएं होती हैं, वो सब क्वाटरनरी के अंतर्गत आती है। अब देखिए, मैंने कहा लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन में मुख्य रूप से कौन सी चीजें होती हैं? सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये दोनों लोक प्रशासन के मुख्य अंग हैं। लेकिन इनके अलावा भी तो सेवाएं देने वाले लोग हैं। तो जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, वो सारे क्वाटरनरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, गोल्ड कॉलर्ड जॉब करने वाले कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके कार्य को गोल्ड कॉलर में काउंट किया जाता है। यहाँ बहुत आसान है याद रखना, गोल्ड कॉलर, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर का मतलब होता है कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें भी विशेषज्ञों की जब बात होगी तो उन्हें गोल्ड कॉलर्ड जॉब के अंतर्गत उनके जॉब को माना जाता है। वो सारे क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और पंचक सेक्टर में सरकारी स्तर पर नीतियां बनाने वाले लोग, पॉलिसी मेकर, जो उच्च स्तर से हायर पायदान पर होते हैं, उनको कहते हैं हम चतुर्थक पंचक सेक्टर के लोग, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो बड़ा बड़ा मैनेजमेंट करते हैं प्राइवेट संस्थाओं में जाके। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं, वो पंचक सेक्टर में आते हैं। तो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, बड़े बड़े प्रबंधक यानी मैनेजमेंट देखने वाले लोग, CEO इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं उच्च स्तर पर, चाहे फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात हो अथवा फाइनेंस के अंतर्गत बजट बनाने की बात हो। ये सारे बड़े बड़े विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं, विषय विशेष के विशेषज्ञ, ऐसे विशेषज्ञ जो पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करते हैं, उन सबको क्वाइनरी सेक्टर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी यानी चतुर्थक और पंचक, ये दोनों सेक्टर भी सेवा के क्षेत्र हैं, लेकिन सेवा से ही निकालकर ये दो अन्य बनाए गए हैं। कभी परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो आप इनका भी जिक्र कर सकते हो। अन्यथा तीन मुख्य सेक्टर तो आपके सामने है किताबों में, ज्यादातर ये आपको पढ़ने को मिलता है। और ये दो और सेक्टर हैं, इनके बारे में भी आप जान लीजिए। बाय द वे परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चतुर्थक सेक्टर विशेषज्ञों द्वारा दी गई सेवाएं हैं, और पंचक सेक्टर में क्या आता है? बड़े बड़े नीति निर्माताओं द्वारा दी गई सलाह या उनके द्वारा बनाई गई नीतियां, और साथ में प्रबंधकों द्वारा जो भी बड़े स्तर पर मैनेजमेंट का काम किया जाता है, वो ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के कुल 3 सेक्टर मुख्य हैं।
इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से होता है। अब यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इन आधारों पर कैसे कहा जाए अर्थव्यवस्थाएं सेक्टर के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं: कृषि अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग और सेवा अर्थव्यवस्था ये इस आधार पर तय होती है कि कौन सा सेक्टर किसी देश की इकोनॉमी में उस सेक्टर का रोजगार और जीडीपी में कितना योगदान है। अगर रोजगार और जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान है तो वो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की जीडीपी में 67% योगदान अकेला एग्रीकल्चर का हुआ करता था, जबकि एग्रीकल्चर में संलग्न लोगों की संख्या, उससे एसोसिएटेड लोगों की संख्या, जो रोजगार मिलता था एग्रीकल्चर से, वो 75 से 80% तक लोगों को रोजगार देती थी एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आजादी के समय न सिर्फ रोजगार, न सिर्फ जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान था एग्रीकल्चर का, बल्कि रोजगार देने में भी 50% से ज्यादा योगदान था एग्रीकल्चर का। इसलिए आजादी के समय हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, कृषि अर्थव्यवस्था थी। जितने भी पिछड़े देश होते हैं उनकी यही विशेषता होती है, वहां अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। पिछड़े देशों की, अफ्रीकन कंट्रीज मैक्सिमम कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं। अब बात आती है सेकेंडरी में भी वही, क्या इंडस्ट्री से 50% जीडीपी जनरेट होती है? क्या इंडस्ट्री में 50% लोग एम्प्लॉयड हैं? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि उस देश की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इसी प्रकार अगर किसी देश की इकोनॉमी में 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता हो सेवा क्षेत्र में और जीडीपी में भी उसका 50% से ज्यादा योगदान हो, तो ऐसी इकोनॉमी सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। जितने विकसित देश हैं इनकी यही विशेषता है कि इनके यहाँ 80 से 90% तक जीडीपी में योगदान केवल टर्सरी सेक्टर का होता है, और वहां इन्हीं सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को, या दूसरे शब्दों में कहें एम्प्लॉयमेंट में, इस क्षेत्र का योगदान भी 50% से ज्यादा होता है। इसीलिए ये सारी इकोनॉमी, विकसित देशों की सभी इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, विकसित देशों की इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है, जबकि भारत जैसे विकासशील देश, इनकी इकोनॉमी की क्या विशेषता है? इनकी तो अर्थव्यवस्था भी मिक्स्ड है और इनकी इकोनॉमी व्यवसाय के इस आधार पर भी मिक्स्ड है। कैसे? हमारी कृषि में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरफ के अगर लोग मिला लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ऐसे लोगों की, कृषि से संबद्ध लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो 58% लोगों को रोजगार दे रही है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर हम इनकम की बात करें तो सर्विस सेक्टर से हमको 55% इनकम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार की दृष्टि से एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम बात करें जीडीपी की दृष्टि से तो हम कहेंगे सर्विस इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, यहाँ भी एग्रीरियन भी है और सर्विस भी है, दोनों प्रकार की इकोनॉमी है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान, नियर अबाउट 45% वहां इंडस्ट्री का योगदान है जीडीपी में। इसलिए चाइना की जीडीपी लगभग कैसी कहेंगे हम? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी इकोनॉमी चाइना के अलावा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी चाइना है। अगर इसके बाद बात करें कि हमारे पूरे विश्व में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा हैं, और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता वही है जो इंडिया की विशेषता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हैं। लेकिन अगर विकसित देशों की बात करें तो ये वो देश हैं जहां टोटल जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, और एम्प्लॉयमेंट में भी सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर ही वहां ज्यादातर लोगों को रोजगार देता है। इसलिए विकसित देशों की इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है, पिछड़े देशों की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, विकासशील देशों की इकोनॉमी मिक्स्ड है, एग्रेरियन और सर्विस दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इस तरह से तीनों प्रकार की इकोनॉमी हम इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमने तीनों प्रकार की इकोनॉमी को जानने की कोशिश कर ली विद्यार्थियों। मेरे ख्याल से इतने से आपका काम चल जाएगा कि किस देश की इकोनॉमी कैसी है, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि वास्तव में आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। धीरे धीरे हमने डेवलपमेंट किया, अब हम एग्रेरियन और सर्विस दोनों में आ गए। आगे चलकर जब हम कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो विकसित भारत का सपना होने के लिए क्या जरूरी है? सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, न सिर्फ उत्पादन 50% से ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट भी 50% से ज्यादा आना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। भारत जैसे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और अधिक जनसंख्या को रोजगार में इन्वॉल्व करने के लिए न ये सेक्टर अच्छा है, ना ये सेक्टर अच्छा है।
अगर इस सेक्टर की हम बात करेंगे तो हमें पिछड़ेपन की ओर ले जाएगा। अगर इस सेक्टर की बात करेंगे तो ये सेक्टर रोजगार उतना दे नहीं सकता, उत्पादन तो कर सकता है। तो अभी हमारे सामने दूसरा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो रोजगार भी देता है और जो उत्पादन भी देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रोजगार की गुंजाइश अगर कहीं है तो हिंदुस्तान जैसी जगह में, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, और इतनी बड़ी आबादी को संलग्न करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर है। इसलिए विद्यार्थियों, कभी अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि भारत में रोजगार की दृष्टि से कौन सा सेक्टर ज्यादा उपयोगी है, तो वो है सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री। तो भारत को सबसे ज्यादा प्रयास कहां करना चाहिए? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का यानी मैन्युफैक्चरिंग का। इसलिए हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, बहुत ज्यादा योजनाएं बन रही हैं ताकि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। इसलिए एमएसएमईज को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, इनको सबसे ज्यादा ग्रो करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज्यादा मात्रा में रोजगार नहीं देती, उत्पादन तो ज्यादा करती है लेकिन रोजगार नहीं देती। और हमें ऐसी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहां हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है, इसलिए एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात इंडस्ट्री को निरंतर बढ़ाए जाने के लिए बात कही जा रही है। लगातार इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर सके और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि हम सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं और इंडस्ट्री में भी अच्छा कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी तीनों ही क्षेत्र में अच्छा करते हुए आगे बढ़ेगी। विद्यार्थियों, याद रहे, सबसे ज्यादा विकास की गुंजाइश सेवा क्षेत्र में होती है। यहाँ हम जितना विकास कर सकते हैं उतना विकास हम एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में 4% की ग्रोथ लेना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस ग्रोथ को निरंतर बनाए रखना इससे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि सेकेंडरी सेक्टर मीडियम स्थिति में होता है। यहाँ की जो ग्रोथ रेट होती है वो नियर अबाउट 8 से 10% के बीच में होती है, जो सस्टेनेबल ली जा सकती है, लेकिन मंदी के दौर में ये बुरी तरह प्रभावित होता है सेक्टर। और अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये लगातार कंट्रीब्यूशन करता जाता है, लेकिन जब मंदी गहराती है किसी भी देश में तो सेवा क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से सेवा क्षेत्र भी होता है। ये दोनों ही क्षेत्र मंदी के दौर में प्रभावित होते हैं। अगर मंदी के दौर में कोई प्रभावित नहीं होता तो वह प्राइमरी इकोनॉमी। इसीलिए कई बार जब वैश्विक स्तर पर मंदी का दौर चलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देशों को होता है। पिछड़े हुए देश जैसी स्थिति में है वैसी में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मूलतः एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए उन्हें मंदी से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो परीक्षा के लिए ये भी प्रश्न है कि मंदी के काल में क्या कारण है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा प्रभावित नहीं होती जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो आप कह सकते हो कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से सेवा क्षेत्र पर निर्भर होती हैं और दूसरा इंडस्ट्री पर निर्भर होती हैं। सेवा क्षेत्र और इंडस्ट्री दोनों का योगदान होता है, और जब देश में मंदी गहराती है, विश्व स्तर पर मंदी गिराती है, तो वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है। तो कौन सी वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है? डेली मर्रा, रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कृषि या कृषि से जुड़ी हुई, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, कि इंसान की ये आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कृषि एग्रेरियन इकोनॉमी है, उन पर मंदी का प्रभाव नहीं होता। मंदी का प्रभाव उन पर होता है जो वस्तुएं बनाकर बाहर बेचते हैं अथवा सेवाएं देते हैं। जब मंदी का दौर आता है तो लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना कम कर देते हैं। इसीलिए जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर मंदी के दौर चलते हैं और कई सालों साल मंदी रहती है और मंदी की चपेट में आते हैं। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, यहां हम आर्थिक रूप से सर्विस इकोनॉमी है, फिर भी हम मंदी के दौर में नहीं फंसते ज्यादा। उसका कारण ये है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या अधिक होने से डिमांड बनी रहती है। इसलिए तो पूरी दुनिया की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भारत की ओर आशाभरी निगाह से देख रही हैं, ताकि वो अपने उत्पादों को यहाँ पर बेच सकें। उनके लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा हिंदुस्तान में। इसलिए बड़े बाजार की तलाश में हर कोई आना चाहता है, हर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है। तो भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं है विद्यार्थियों। इसलिए भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसे इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में चाइना, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ऐसे देश आते हैं। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता होती है इनकी जीडीपी 5% या इससे ज्यादा होती है। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। विकसित देशों की विशेषता ये होती है उनकी जीडीपी 2 से 3% के बीच में होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट। इससे ज्यादा उनकी ग्रोथ रेट नहीं होती। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा यही विकासशील देश कहलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% तक जाती है। चाइना ने तो 14% तक की ग्रोथ ली है। इसीलिए आज चाइना इतना आगे बढ़ चुका है विद्यार्थियों। भारत सरकार ने आज तक, भारतीय इकोनॉमी ने 10% से ज्यादा ग्रोथ हम नहीं ले पाए हैं। 10% हमारे लिए हाईएस्ट ग्रोथ है अभी तक की।
लेकिन अब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अगले 1-2 साल में हम 9% की भी ग्रोथ लेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और ऐसा होगा जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। तो अपेक्षा की जाती है अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने समझा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, मैंने इतना कुछ आपको समझाया। अगर ये सब चीजें आपने इसी तरीके से गहराई से समझ ली तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप बनाने में सक्षम हो जाओगे। इकोनॉमिक्स में केवल और केवल कॉन्सेप्ट का खेल है विद्यार्थियों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रश्न का जवाब चुटकियों में दे सकते हो। तो चलिए देखते रहिए हमारा वीडियो लगातार। ये 5वां वीडियो था इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम आपके लिए 6वां वीडियो लेके आएंगे जो स्पेशल एमपी पीएससी से रिलेटेड होगा, जिसमें विकसित भारत 2047 का सपना जो मोदी जी ने देखा है उस पर हम बात करेंगे, जो पीएससी का मुख्य विषय है। तो अगला 6वां लेक्चर उसी पर आधारित है विद्यार्थियों। देखते रहिए, अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।